उत्तर प्रदेश समसामयिक वार्षिकांक घटनाक्रम में आज हम यहाँ पर एक और टॉपिक दिसंबर महीने के करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 को लेकर डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रमुख घटनाक्रम रहे हैं दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित दिशा निर्देश, या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर विभिन्न कह सकते हैं क्षेत्रवार जो भी घटनाक्रम हुई है, चाहे इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हैं, ज्योग्राफिकल हैं, या फिर कह सकते हैं इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हैं, सरकार के द्वारा लिए गए डिसीजन हैं, उन सारी चीजों को लेकर हम यहाँ पर पढ़ने वाले। तो चलिए देखते हैं दिसंबर 2022 में कौन कौन से यहाँ पर प्रमुख घटनाक्रम है जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लिए, आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष जैसे एग्जाम को लेकर यहाँ पर जरूरी है। सबसे पहले देखिए आज का जो पहला यहाँ पे टॉपिक है, देखिए कई तरीके के न्यूज, योजनागत चीजें, ऐतिहासिक स्थल, धरोहर, ये भी आपको देखा जाए एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। ऐसे ही एक घटनाक्रम यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के तरफ से यहाँ पर एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम दिया गया एडॉप्ट हेरिटेज योजना। ठीक है, इस योजना के तहत यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार या फिर कहें कि पुरातत्व जो भी आपका निदेशालय है उसके द्वारा जो ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश में स्थल है उनको एडॉप्ट करना, उनके संरक्षण को लेकर एक योजना है। आइए देखते हैं क्या क्या यहाँ पर इसमें शामिल किया गया है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 10 धरोहरों का इसके तहत यहाँ पे चयन किया जाना है। और देखा जाए तो इस समय जो उत्तर प्रदेश पुरातत्व निदेशालय के जो निदेशक हैं उनका नाम ध्यान रखिएगा, रेणु द्विवेदी जी हैं। और इन्होंने यहाँ पर देखा जाए तो इसका ये दूसरा चरण है एडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत, और इस दूसरे चरण में यहाँ पे 10 धरोहरों को चयन के लिए यहाँ पर चुना जाने की बात की गई है, चुना गया है या चयन किया गया है। अब दूसरी चीज यहाँ पे हमें यहाँ पे कौन कौन से स्थल या धरोहर जिनको इसमें चुना गया है उनके नाम आपको ध्यान रखने चाहिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर दूसरे चरण में कौन कौन से स्थल हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दूसरे चरण में लखनऊ के आलमबाग भवन समेत यहाँ पर पोतरा कुंड मथुरा में जो पड़ता है, तो पहली चीज है आलमबाग जो कि लखनऊ में है, उसको इसके आलमबाग भवन को चुना गया है। दूसरा पोतरा कुंड जो कि मथुरा में पड़ता है। तीसरा यहाँ पे है कल्पा देवी एवं आस्तिक बाबा मंदिर सीतापुर में है। देवगढ़ की बौद्ध गुफाएं जो कि आपको गुफाएं ये पड़ती हैं आपको ललितपुर में। राज मंदिर गुप्तार घाट जो कि पड़ता है अयोध्या में। लक्ष्मी मंदिर जो कि पड़ता है आपका झांसी में। टहरौली किला जो कि आपको देखा जाए तो यहाँ पे झांसी है। बाला बेहट किला ललितपुर में। दिगारा गढ़ी झांसी में। शिव मंदिर टिकैत राय बिठूर कानपुर में। ये सारे स्थलों को यहाँ पे देखा जाए तो एडॉप्ट हेरिटेज के दूसरे चरण में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो नाम ध्यान रखना है, कई बार इनको देखिए एक तरीके से और इस प्रश्न पे या क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, लाइक एक तरफ इन स्थलों का नाम दे दिया जाए, दूसरी तरफ यहाँ पे जिले का नाम दे दिया जाए, सूची मिलान करने वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा सही सुमेलित है या नहीं सुमेलित है, इस तरह क्वेश्चन भी हो सकते हैं इस टॉपिक से। तो यहाँ पे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है टॉपिक्स को। इसके अलावा देखिए इसमें होगा क्या, तो देखिए इसमें गोद लिए गए धरोहर पर स्मारक मित्रों द्वारा कराए जाने वाले कामों की इसमें निगरानी के लिए एक स्मारक समिति को गठित किया जाएगा जो समय समय पर इन स्थलों का यहाँ पर एक निरीक्षण करती रहेगी। अगला देखिए एक योजना है जिसको आप जानते हैं ओडीओपी। ठीक है, इसी योजना के तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक और कह सकते हैं कि पहल यहाँ पर की गई जिसको नाम दिया गया है वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड। ठीक है, वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि। तो एक जिले में एक आर्द्रभूमि की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। और देखा जाए तो इसको लेकर के 9 दिसंबर 2022 को प्रदेश के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं जंतु उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है अरुण कुमार सक्सेना ने जानकारी यहां पर दी थी कि सरकार ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड करने का भी यहां पे फैसला किया है। देखा जाए तो जो वेटलैंड है इनको प्रत्येक जनपद में एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया जाएगा, यानी कि एक इको टूरिज्म प्लेस के तौर पर वेटलैंड्स को डेवलप करना है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर इन वेटलैंड्स के मानचित्र में जो प्रदेश के देखा जाए पर्यटन के लिहाज से तो एक पर्यटन का मानचित्र डेवलप किया जाएगा जिसमें वेटलैंड को खास स्थान यहाँ पर दिया जाएगा। इसके साथ साथ इको टूरिज्म का दायरा व्यापक होगा और इसके माध्यम से सरकार जो है उपेक्षित जो वेटलैंड्स हैं उनको यहाँ पे संरक्षित किया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो उनका कायाकल्प करना है। इसके साथ साथ देखा जाए तो इसका एक और पर्सपेक्टिव इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वन मंत्री ने यह भी कहा है कि जो एक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के संबंध में वन विभाग को दिए गए 10,000 करोड़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में लकड़ी आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए जनपदवार लक्ष्यों को निर्धारण करने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही कास्ट कला बोर्ड की स्थापना के संबंध में भी यहाँ पर चर्चा की गई है।
तो ये यहाँ पर आपका दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनको न्यूज रही दिसंबर के महीने में। तीसरा देखिए यहाँ पर एक योजनागत है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, पहचान। पहचान क्या है, इसके लिए यहाँ पर देखिए इसको समझ लेना जरूरी है। देखिए पहचान जो है, एक क्लिक पर खुलेगी माध्यमिक स्कूलों की कुंडली। तो माध्यमिक स्कूलों से जुड़ी हुई एक यहाँ पर स्थिति है, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए देखिए हुआ क्या है कि 11 दिसंबर 2022 को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के हाथरस की जिला विद्यालय निरीक्षक रही जो रितु गोयल ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर ही अब उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों की भी एक अलग पहचान बनाने के उद्देश्य के राज्य के सभी कॉलेजों की वेबसाइट यहाँ पर बनवाई जाएगी। तो पहचान जो है वो विशेष रूप से यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यालयों के लिए एक वेबसाइट बनाना और उसके माध्यम से उन विद्यालयों की एक थोड़ा सा पहचान डेवलप करना, उनके बारे में थोड़ी जानकारी, उनके रिलेटेड डेटा को वहां पर अपडेट करना और उससे रिलेटेड सारी जानकारी वहां पर उस वेबसाइट पर उस विद्यालय से रिलेटेड उपलब्ध कराना है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बोर्ड से जुड़े राजकीय सहायता प्राप्त वित्त विहीन स्कूलों की कुंडली एक पर क्लिक पर यहाँ पर आसानी से उपलब्ध होगी। आपको यानी किसी भी पेरेंट्स को किसी भी स्कूल के बारे में जानना होगा तो वेबसाइट के थ्रू जा करके वहां पर उनके बारे में आप आसानी से सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा स्कूल से जुड़ी हर जानकारी पोर्टल पर यहाँ पर उपलब्ध होगी। स्कूल की मान्यता का वर्ष, गूगल लोकेशन, जिला मुख्यालय से दूरी, सुविधाएं, छात्र शिक्षकों के आंकड़े, 5 साल की बोर्ड परीक्षा के आंकड़े, 10 साल के रिजल्ट और पंजीकरण की ग्राफ प्रस्तुति, स्कूल की उपलब्धियां, छात्रों के पंजीकरण की सुविधा, महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाएं, महत्वपूर्ण हाइपरलिंक, लगभग हर प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध होगी जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं किस स्कूल में आपको अपने बच्चों के इन फ्यूचर एडमिशन कराना है। तो ये भी एक अच्छी कह सकते हैं कि इससे जानकारी भी आपको मिलती है। स्कूलों का भी यहाँ पर देखा जाए तो पहचान यहाँ पर डेवलप होती, लगातार अच्छा कर रहे हैं कौन से स्कूल हैं, तो ये ध्यान रखिएगा पहचान किससे जुड़ा हुआ पहले। दूसरा देखिए यहाँ पर गाजियाबाद में एक राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश में खुला है, उत्तर प्रदेश का यहाँ पर ये पहला है। थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी यहाँ पर ये है कि 11 दिसंबर 2022 को देखा जाए तो गोवा में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का एक डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर देखिए दिसंबर 2022 में गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान ओपन हो चुका है, और इसके माध्यम से देखा जाए ये जो संस्थान है इसके माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी के साथ साथ देखा जाए तो दो अन्य राष्ट्रीय कह सकते हैं कि आयुष अनुसंधान दो और भी हैं, ठीक है। एक है यहाँ पे राष्ट्रीय आयुष संस्थान जो कि गोवा में है, और एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान जो कि यहाँ पर दिल्ली में है। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान का यहाँ पर आपको उद्घाटन किया गया। तो ये गाजियाबाद के अलावा देखा जाए तो गोवा और दिल्ली में भी आपको दो अन्य यहाँ पे आपको संस्थानों को ओपन किया गया है। एम्स की तर्ज पर बने गाजियाबाद का कमला नेहरू नगर स्थित राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का यहाँ पे ये सबसे बड़ा यूनानी अस्पताल है, और यहाँ पर मरीजों के लिए 200 बेड की आपकी सुविधा है। तो एक और जो फैक्ट है ये ध्यान रखना है, कहाँ ओपन हुआ है आपको राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान उत्तर प्रदेश में, तो गाजियाबाद। अगला देखिए यहाँ पर एक न्यूज आई कि सेम न्यूज है, थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी इसके बारे में थोड़ा सा और चीजें यहाँ पर ऐड है। जिस संस्थान में देखिए यहाँ पे सभी ओडी-ओपी मरीजों का इलाज होगा। 2023 से इसमें यूनानी विधा की पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। इस संस्थान में 14 विभाग होंगे। यूनानी पद्धति में देखा जाए तो इसमें परास्नातक और शोध की शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा इसमें औषधि विभाग, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन, यूनानी चिकित्सा प्रथाओं के वैज्ञानिक सत्यापन पर भी यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही साथ देखें तो ये संस्थान जो है श्रीलंका, ईरान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और अन्य देशों के छात्रों को भी यहाँ पे शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ यूनानी पद्धति का प्रचार और प्रसार भी करेगा। यूनानी दवाओं पर देखा जाए तो विभिन्न तरह के शोध किए जाएंगे, और यहाँ यूनानी पद्धति में परास्नातक और पीएचडी की शिक्षा भी यहाँ पे प्राप्त की जा सकेगी। तो यहाँ पर देखा सिर्फ इलाज ही नहीं किया जाएगा बल्कि शोध, शिक्षा के भी काम यहाँ पर आपको इसके माध्यम से किए जाएंगे। एक और न्यूज जो कि यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश जो है राज्य रोजगार देने के मामले में देश में अव्वल रहा। इससे रिलेटेड आपको एक डेटा आया है, तो चलिए देखते हैं क्या कहता है ये डेटा।
12 दिसंबर 2022 को देखिए तो ग्राम में विकास विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसको हम मनरेगा के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में देश में सबसे अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। मानव सृजन दिवस में 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में उत्तर प्रदेश देखा जाए तो प्रथम स्थान पर रहा। साथ ही देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रोजगार सृजन के तहत वार्षिक जो लक्ष्य रहा 2600 लाख मानव दिवस के मुकाबले ये 62 लाख मानक दिवस यहाँ पर जिन्होंने उत्तर प्रदेश में सृजित किए गए। और 2022-23 में प्रदेश के 7,809.74 करोड़ रुपए की यहाँ पे धनराशि में व्यय की गई। साथ ही वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश ने 53 लाख परिवारों को इसमें रोजगार दिया। और साथ ही 2022-23 में देखें तो 2,70,878 परिवारों को 100 दिवस का यहाँ पर पूर्ण रोजगार इसमें उपलब्ध कराया गया। 100 दिवस का पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में आपको ये प्रथम स्थान पर रहा। तो ये डेटा रहा उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, इसको ध्यान में रखिएगा। मनरेगा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपको पहला स्थान रहा। और सेम आई थिंक यहाँ पर और भी है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इसमें है। जैसे देखिए कि यहाँ पे मनरेगा गवर्नेंस के तहत श्रम, SRLM, भूगर्भ जल विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, उद्यान, परती भूमि विकास, बेसिक शिक्षा, पशुपालन, युवा कल्याण, रेशम, कृषि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, बाल विकास एवं पुष्टाहार, ग्रेटर शारदा सहायक, ग्रामीण अभिनियंत्रण, डेयरी, सिंचाई, लघु सिंचाई आदि लगभग देखे जाए तो 24 से अधिक विभागों के द्वारा इसमें कार्य कराया जाता है। अगले देखिए उत्तर प्रदेश में 5,000 एकड़ में बनेगी नॉलेज स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो नॉलेज स्मार्ट सिटी यहाँ पर कहाँ बन रही है, क्या विशेषता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये एक समझौते के तहत इसे बनाया जा रहा है। 18 दिसंबर 2022 को देखिए तो सैन फ्रांसिस्को में ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने यहाँ पर एक समझौता यहाँ पर साइन किया है, MOU, जिसके माध्यम से यहाँ पे नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। देखा जाए तो इस नॉलेज स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है इसके लिए 5,000 एकड़ जमीन पर इसे बनाया जाएगा और दुनिया के कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को यहाँ पर देखा जाए इसमें समावेश किया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस नॉलेज सिटी में विश्वविद्यालयों को, अलग अलग विश्वविद्यालयों को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा और उसके माध्यम से यहाँ पर एजुकेशनल बेस्ड एक हब के रूप में से डेवलप किया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए IHRC, इसका यहाँ पे 63वां सत्र उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार में आयोजित हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो ये आयोजित कब से कब के बीच हुआ, तो 18 से 19 दिसंबर 2022 के बीच हुआ। और इसका आयोजन यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ में किया गया। और देखा जाए तो इसका ये 63वां सत्र था, किसका, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का। अब इसमें देखा जाए तो सत्र के दौरान भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के संग्रह से मूल अभिलेखी स्रोतों के आधार पर स्वतंत्रता की गाथा, ज्ञात और अल्प ज्ञात संघर्षों नामक एक प्रदर्शनी का भी यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इसके साथ साथ देखा जाए तो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति अभिलेखों के रचनाकारों, संरक्षकों, उपयोगकर्ताओं का एक अखिल भारतीय यहाँ पर मंच है और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के उपयोग से संबंधित सभी मुद्दों पर भारत सरकार के सलाह देने के लिए यहाँ पर इसको गठित किया गया था। देखा जाए तो इसकी अध्यक्षता जो है वो केंद्रीय मंत्री, यहाँ पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री करते हैं। इसमें 134 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो इनमें भारत सरकार की एजेंसियां, भारत सरकार के नामांकित व्यक्ति, राज्य के शासित प्रदेशों के अभिलेखागार, विश्वविद्यालय और विद्वान संस्थानों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो सदस्यों के रूप में होते हैं। अब तक देखा जाए तो इसके 62 सत्र यहाँ पे आयोजित हो चुके थे। इसके साथ साथ समिति में देखे जाए तो 2 सहायक निकाय हैं। पहला, समितियों के सत्रों में प्रस्तुत करने के लिए अभिलेखी स्रोतों के आधार पर कागजात की जांच एवं अनुमोदन करने के लिए एक संपादकीय समिति है। वहीं दूसरी जो समिति है वो स्थायी समिति है। ये अपनी सिफारिशों पे के द्वारा यहाँ पे समिति की जाती है। समिति द्वारा कार्यवाही की समीक्षा करने और उसके बारे में समिति की बैठक के एजेंडे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर इसे गठित किया गया है। साथ ही देखा जाए संस्कृत मंत्रालय के जो सचिव होते हैं वो अस्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आपको काम करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक प्रगति करने में 31वें स्थान पे रहा उत्तर प्रदेश। तो एक देखिए यहाँ पर एक डेटा जारी किया गया है प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा। इन्होंने एक सूचकांक जारी किया है जिसको हम कहते हैं सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट।
और इस रिपोर्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश को 31वां स्थान मिला है सामाजिक प्रगति के मामले में। साथ ही देखा जाए तो इसी ईएसी पीएम की सामाजिक प्रगति सूचकांक को तैयार करने के लिए काउंसिल ने यहाँ पर 3 आयाम और 12 यहाँ पर देखे जाए तो आपको अवयव जो है 12 आपके अवयवों की आधार इसमें बनाया गया था। पहला जो आयाम है इसमें बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, इसमें 4 अवयव हैं। पहला है पोषण, दूसरा और बुनियादी चिकित्सा देखभाल, दूसरा पानी और सफाई व्यवस्था, तीसरा आश्रम और चौथा यहाँ पर व्यक्तिगत सुरक्षा शामिल है। इसी तरीके से दूसरा आयाम इसमें कल्याण की नींव है और इसमें देखा जाए तो आपके 4 अवयव शामिल हैं, जिसमें बुनियादी ज्ञान पहुंच, सूचना और संचार पहुंच, स्वास्थ्य और कल्याण और पर्यावरणीय गुणवत्ता। इसी तरीके से जो तीसरा इसमें आयाम है वो यहाँ पर चुनौती है, जिसमें अवयवों के रूप में शामिल है व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पसंद, समावेशिता, उन्नत शिक्षा तक पहुंच इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। देखा जाए इन तीनों आयामों और अवयवों में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन औसतन सामान्य ही रहा है। केवल 2 अवयवों जिसमें है आपकी पेयजल की आपको उपलब्धता और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवास प्रदान करने में राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। जनसंख्या की दृष्टि देश में पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक में 16 पॉइंट लेकर यहाँ पर 31वें स्थान पर आया है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर पौंडीचेरी रहा जिसको 99 पॉइंट मिले हैं। वहीं अंतिम पायदान पर आने वाला राज्य झारखंड रहा जिसे 93.95 यहाँ पर पॉइंट आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। इसी तरीके से इंडेक्स की रैंकिंग को 6 स्तरों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला स्तर अति उच्च सामाजिक प्रगति है, दूसरा उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, चौथा निम्न मध्यम सामाजिक प्रगति, पांचवा निम्न सामाजिक प्रगति और छठा देखा जाए तो कम सामाजिक प्रगति के स्तर को इसमें रखा गया है। सामाजिक प्रगति की सूचकांक में उत्तर प्रदेश 5वें अर्थात निम्न सामाजिक प्रगति के स्तर पर अभी यहाँ पर पहुंचा है और उत्तर प्रदेश के साथ इस स्तर में शामिल उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्य भी इसमें आपको शामिल। तो यहाँ पर इस सूचकांक को ध्यान रखिएगा। काफी सारे सूचकांकों को लेकर जो राष्ट्रीय डेटाबेस पे आधारित होते हैं क्वेश्चन आते हैं। अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस को लेकर जो क्वेश्चन रिपोर्ट और सूचकांक को लेकर उसको मैंने एक अलग वीडियो आपको बना दिया है, वो आप देख सकते हैं। और राष्ट्रीय डेटाबेस के जो सूचकांक है वो उत्तर प्रदेश के हम राज्य विशेष में आपको पढ़ते चल रहे हैं, अलग अलग मंथ में जो भी यहाँ पे रिपोर्ट और सूचकांक आए। तो यहाँ पर इनको ध्यान रखिएगा कि रिपोर्ट और सूचकांक से कंपलसरी है जो कि क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला इसमें देखिए, देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेंगी मिर्जापुर की सानिया मिर्जा, जो कि चर्चा का यहाँ पर विषय है। ये सानिया मिर्जा देखा जाए तो आपको टेनिस प्लेयर नहीं है, इनका नाम यहाँ पर उनसे मिलता जुलता जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा 22 दिसंबर 2022 को यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के छोटे से यहाँ पर गांव की रहने वाली सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा में 149वीं रैंक के साथ फ्लाइंग विंग में दूसरा स्थान प्राप्त किया और एनडीए से पास आउट होकर सानिया देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर यहाँ पर बन सकती है। जिनको यहाँ पर नाम ध्यान रखना है। अगला देखिए यहाँ पर है, हिंदी संस्थान के 46वें स्थापना दिवस पर 70 साहित्यकारों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और इसके माध्यम से देखा जाए तो ये 30 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के ये 46वां यहाँ पर स्थापना समारोह का इसमें आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राम कठिन सिंह, कथाकार डॉक्टर सुधाकर अदीब व संस्थान के निदेशक आरपी सिंह ने सभी श्रेणियों के 70 साहित्यकारों को सम्मानित किया। देखा जाए तो 26 वर्षों के अनवरत लेखन से रचित महाकाव्य विधा की पुस्तक अथर्वा मैं वही वन हूं के लिए भोपाल के आनंद कुमार सिंह को तुलसी पुरस्कार यहां पर दिया गया। कविता संग्रह राम धरा पर पुनः पधारो के लिए शंकर सिंह को श्रीधर पाठक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाटक विधा की रचना काल पुरुष क्रांतिकारी वीर सावरकर के लिए गाजियाबाद के साहित्यकार जयवर्धन जेपी को भारतेंदु हरिश्चंद्र से यहाँ पर नामित पुरस्कार भारतीय हरिश्चंद्र पुरस्कार से नामित किया गया। इसी तरह यात्रा वृत्तांत विधा में पुस्तक सपनों का शहर सैन फ्रांसिस्को के लिए नोएडा की साहित्यकार जयश्री पुरवार को अज्ञेय नामित पुरस्कार मिला और उपन्यास विधा में कंथा पुस्तक के लिए वाराणसी के साहित्यकार श्याम बिहारी श्यामल को प्रेमचंद पुरस्कार यहाँ पर दिया गया। तो देखिए यहाँ पर इस टॉपिक में जो क्वेश्चन मोस्टली पूछे जा सकते हैं लाइक रचना या पुस्तक का नाम क्या है और किसे यहाँ पर दिया गया है
और तीसरा कौन सा पुरस्कार है। तीन चीजें एक ही यहाँ पर टॉपिक से जुड़े हुए हैं। तो पुरस्कारों के नाम किस चीज के लिए, किस विधा के लिए, किस कह सकते हैं कि रचना के लिए उन्होंने दिया गया है और किसे दिया गया है, इसे यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा बाल साहित्य विधा की पुस्तक माँ कह एक कहानी के लिए गाजियाबाद की साहित्यकार श्रद्धा पांडे की सूर को यहाँ पर सूर पुरस्कार से नवाजा गया है। इतिहास विधा की पुस्तक सियासत का सबक के लेखक यूपी के पूर्व डीजीपी और भाजपा सांसद ब्रजलाल को आचार्य नरेंद्र देव पुरस्कार दिया गया। इसी तरह पत्रकारिता विधा की पुस्तक क्रोनोलॉजी इन कोविड टोन्स के लिए लखनऊ के पत्रकार हरिमोहन वाजपेयी माधव को यहाँ पर धर्मवीर भारती सर्जना पुरस्कार से नवाजा गया। कहानी संग्रह विधा की पुस्तक अनुभव के बोल के लिए यहाँ पर देखा जाए तो लखनऊ के रामजी भाई को यशपाल पुरस्कार दिया गया, जिसमें 51 कहानियों का संग्रह है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो इस पुरस्कारों की जो ये श्रेणी है इसको ध्यान रखना है। काफी सारे यहाँ पे चर्चित पुरस्कार हैं और जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा पुरस्कारों को लेकर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के जो पुरस्कार वो भी यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पुरस्कारों को लेकर के। इसको लेकर एक अलग से वीडियो यहाँ पर बनाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत, तो उसको वहां पर जरूर देख लीजिएगा, उसके माध्यम से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।